आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मुल्की सियासत में आज का दिन हंगामा खेज रहा। मुल्क की बड़ी अदालत के अंदर तहरीक इंसाफ के वकला की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तलखी। 2 रुकनी कमेटी की तरफ से नजरसानी केस में बनाए गए 5 रुकनी बेंच पर भी एतराजात। अदालत के बाहर भी वकला का शदीद एहतजाज। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। और मियांवाली, फैसलाबाद और भावलपुर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। पुलिस और तहरीक इंसाफ कारकुनान में झड़पें, मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार, सैकड़ों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। तहरीक इंसाफ वकला ने अदालत के बाहर एहतजाज में आईनी अदालत के कयाम और 63 नजरसानी केस के मुमकिना फैसले को भी पहले ही मुस्तरद कर दिया। जब भी अदलिया पे वार किया गया है तो वकला बाहर आए। इस वक्त जो आईनी तरामीम की जा रही है, हम समझते हैं वो गैर आईनी तरामीम है। कोई भी ऐसी तरमीम ना हो जिसमें अदलिया पे कदगन लग जाए। ये जो आईनी तरमीम की जा रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मफलूज करना है। एक मनपसंद काली अदालत बनानी है जिसपे अपनी मर्जी से कठपुतली वजीर आजम जज लगाएगा। आपको, मुझे, हमारे बच्चों को फौजी अदालतों के सामने पेश करने का मंसूबा है। आज फिर आइन पर शबखून मारा जा रहा है। आज फिर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है। आज फिर यहाँ बैठकर एक ऐसा फैसला होने जा रहा है जिससे आपको फिर गुलामी की तौकीर में धकेल दिया जाएगा। फिर एक अदलिया जो है गुलाम अदलिया बना दी जाएगी। फिर एक इदारे पर जो है कब्जा कर लिया जाएगा और ये कब्जा हम होने नहीं देंगे। आज के हंगामा खेज दिन की शुरुआत उस वक्त हुई कि जब 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील मुस्तफैन काज़मी रोस्ट्रम पर आए। चीफ जस्टिस ने उनसे इस्तफसार किया कि आप किसकी तरफ से हैं। मुस्तफैन काज़मी ने जवाब दिया कि मैं तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहा हूं। चीफ जस्टिस ने उन्हें बैठने की हदायत जारी कर दी, मगर मुस्तफीन काज़मी ने बैठने से इनकार करते हुए 5 रुकनी लाजब बेंच पर एतराज उठा दिया। मुस्तफीन काज़मी ने जस्टिस नईम अख्तर खान और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल पर एतराज उठाते हुए 5 रुकनी लाजब बेंच को गैर आईनी करार दिया और साथ ही गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया चीफ जस्टिस के हवाले पे। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने भरम होते हुए कहा कि अगर आप नहीं बैठ रहे तो पुलिस एहलकार को बुला लेते हैं। इस पर मुस्तफैन काज़मी ने चीफ जस्टिस को जवाब दिया कि आप कर भी यही सकते हैं। बाहर हमारे 500 वकील खड़े हैं, देखते हैं आप हमारे खिलाफ कैसे फैसला देते हैं। अदालत का माहौल तल्ख हो जाने पर चीफ जस्टिस ने सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों को हदायत दी कि इस जेंटलमैन को बाहर निकाल दिया जाए। मुस्तफैन काज़मी को कमरा अदालत से बाहर निकाले जाने के बाद चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर से मुखातिब होते हुए पूछा, अली जफर साहब, ये सब क्या हो रहा है? आप आए और हमें बेइज्जत करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। अली जफर ने अर्ज की कि मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे। चीफ जस्टिस ने भरमी का इजहार करते हुए कहा कि जजेस से बदतमीजी का ये तरीका अब आम हो गया है। कमरा अदालत से यूट्यूबर्स बाहर जाकर शुरू हो जाएंगे। तहरीक इंसाफ वकील अली जफर ने अदालत की तवज्जो इस जाने मबजूल करवाई कि इस केस में फ्री कैन को नोटिस जारी करना जरूरी था। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमने कल कहा था जो भी आकर दलाइल देना चाहे वो दे। मुस्तफैन काज़मी की तरह अली जफर ने भी बेंच पर एतराज उठाते हुए अदालत से अर्ज की कि तरीकाकार दुरुस्त नहीं, बेंच कानूनी नहीं है, बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं। इस पर चीफ जस्टिस एक बार फिर भरम हुए और बोले कि अब आप हमें धमकी दे रहे हैं। अली जफर ने अदालत से अर्ज की कि अभी जो कुछ अदालत में हुआ इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, आप इसके जिम्मेदार हैं, आप केस नहीं चलाना चाहते तो ना चलाएं। अली जफर ने चीफ जस्टिस से अर्ज की कि मैं इस मामले पर आपके साथ हूं, मुझे अपना दुश्मन ना बनाएं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में यह अदालत फैसला दे चुकी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आपकी जमात ने इस एक्ट की मुखालिफत की थी। अली जफर ने जवाब दिया कि दलाइल में किसी ने क्या कहा वो अहम नहीं, आपका फैसला अहम है। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि कल आपकी जमात ऐसा कानून बना दे तो क्या मैं कह सकता हूं कि मुझे पसंद नहीं? ये जजेस की पसंद या नापसंद की बात नहीं, कानून मुअत्तल था। इसके बावजूद मैंने चीफ जस्टिस बनकर 2 सीनियर जजेस से मुशावरत की। हमारे पास तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज नहीं किया गया और हम इस वक्त नजरसानी की दरख्वास्त सुन रहे हैं। इस पर अली जफर ने वजाहत देते हुए अर्ज की कि मैं ऑर्डिनेंस की कानूनी हैसियत पर बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि बेंच की तश्कील इस कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून ये कहता है कि 3 रुकनी कमेटी बैठकर बेंच बनाएगी। कानून के मुताबिक बेंच कसरत राय से बनाए जाएंगे। कानून में कमेटी के 2 मेंबरान के बेंच बनाने की गुंजाइश नहीं है।
अली जफर ने अदालत से जस्टिस मंसूर अली शाह का खत पढ़ने की इजाजत चाही तो चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया, आप सिर्फ मुत्तलका पैराग्राफ पढ़ें। आपने वो खत पढ़ा तो इसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को यहां शर्मिंदा करना चाहते हैं। इस पर अली जफर ने अर्ज की कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट की बात की है। जस्टिस मंसूर ने आपका हवाला भी दिया। जब आप सीनियर जज थे आप भी एक अरसे तक चेंबर वर्क पर चले गए थे। इस पर चीफ जस्टिस बोले कि मेरे अमाल में शफाफियत थी। क्या हम फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर एक कानून को खत्म कर सकते हैं? मेरी नजर में मेरे कॉलीग ने जो लिखा वो आइन और कानून के दायरे में नहीं था। कल मैं मीटिंग में बैठना छोड़ दूं तो क्या सुप्रीम कोर्ट बंद हो जाएगी? अली जफर ने बेंच की तश्कील पर दलाइल देते हुए नुक्ता उठाया कि जस्टिस मुनीब 30 सितंबर को बेंच का हिस्सा नहीं बने। जस्टिस मुनीब की गैर मौजूदगी में बेंच को बैठना नहीं चाहिए था। जो 4 रुकनी बेंच 30 सितंबर को बैठा वो बेंच किसी ने तश्कील दिया ही नहीं था। इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अली जफर साहब, आप जजेस का इंतखाब खुद नहीं कर सकते, ऐसा तर्ज अमल तबाहकुन है। क्या माजी में यहां सीनियरिटी पर बेंच बनते रहे? आपने बार की जानिब कभी शफाफियत की कोशिश क्यों नहीं की? बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से फिर अर्ज की कि पहले यह फैसला कर लिया जाए कि बेंच कानूनी है। यह फैसला हो जाए तो इसके बाद ही मैं दलाइल दे सकता हूं। अदालत ने बेंच की तश्कील के हवाले से एतराजात पर मुशावरत की और मुशावरत के बाद फैसला सुनाते हुए बेंच पर एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स देते हुए यह भी कहा कि यहां तो फैसलों को रजिस्ट्रार से खत्म करवा लिया जाता था। मैंने बेंच में उन्हीं जजेस को शामिल करने की कोशिश की, किसी को मजबूर नहीं कर सकता। फुल कोर्ट से मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन लोगों को यहां मर्जी के बेंच की आदत है। मगर वो जमाने चले गए, अब शफाफियत आ चुकी है। अब आमरीत ना मुल्क में ना ही इदारों में होगी। अली जफर बोले कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है। चीफ जस्टिस से बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए, अच्छी बात ना कहें, पहले साबका कामों का कफ्फारा अदा करें। अब हम जो करते हैं बता देते हैं, साबका दौर वापस नहीं आने देंगे। क्या हमारे पास इख्तियार है कि जबरदस्ती किसी को पकड़कर बेंच में बुलाएं? अली जफर ने अदालत से अर्ज की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। नजरसानी अपील में फैसला लिखने वाले ऑथर जज की मौजूदगी लाजिम है। इस केस में इतनी जल्दी क्या है, पहले बैठकर रूल्स बना लीजिए। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हमने सब नजरसानी के मुकदमात लगा दिए हैं, 1.5 बज चुका, आपने मेरिट पर एक बात नहीं की। इस मौके पर अली जफर ने अदालत से अर्ज की कि अगर आपने फैसला कर लिया कि फैसला लिखने वाले जज को नहीं बैठाना तो मुझे अपने मौक्कल से मिलने दीजिए। बाद अदालत ने अली जफर को इमरान खान से मुलाकात कराने के अहकाम जारी कर दिए। अहम तरीन केस की अहम तरीन समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ वकला ने अदालत के बाहर भी शदीद एहतजाज किया। चीफ जस्टिस के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी नजर आतिश किया। तहरीक इंसाफ वकला के इस एहतजाज के पेश नजर इस्लामाबाद इंतजामिया ने रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर सील किए रखा, मगर तहरीक इंसाफ वकला तमाम रुकावटें अबूर करते हुए रेड जोन में दाखिल हो गए। दारुल हुकूमत के साथ साथ मियांवाली, फैसलाबाद, भावलपुर में भी दफा 144 के नफाज के बावजूद तहरीक इंसाफ कारकुनान ने एहतजाज किया। फैसलाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान 4 MPAs को हिरासत में ले लिया गया और भावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 100 से जायद PTI कारकुनान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करके दर्जनों को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब हुकूमत ने इस एहतजाज से एक दिन पहले ही दफा 144 को कम अज कम 3 माह के लिए नाफिज करने का बिल असेंबली में पेश किया है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। आज ही वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाया जा रहा है। सियासत की इजाजत दी जा सकती है मगर दहशतगर्दी की नहीं। अभी भी कुछ लोग इंतशार फैलाने में मसरूफ हैं। उनका पूरा फोकस जो है वो गालम गलोच पे, घेराओ, जलाओ, आग लगा दो, मार दो, मर जाओ, पुलिस वालों के सर फाड़ने पे। मैं किसी की गालम गलोच का जवाब नहीं देना चाहती। सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की इजाजत नहीं मिलेगी कभी। एहतजाज का आईनी और कानूनी हक होने के बावजूद मगर पंजाब पुलिस ने एहतजाज से पहले ही रावलपिंडी, मियांवाली, फैसलाबाद और भावलपुर को कंटेनर्स लगाकर ब्लॉक कर दिया और अब जुमे को डी चौक में होने वाले एहतजाज के पेश नजर रेड जोन को आज से ही सील कर दिया गया है। सियासी हालात मुसलसल बिगाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। सियासत की लड़ाई और सियासत में लड़ी जाने वाली ये मार्का आराई सियासी ऐवानों से ज्यादा अब कानूनी ऐवानों में लड़ी जा रही है। आईनी तरमीम के रास्ते में मज़ाहिम होने के लिए इस 63A नजरसानी का फैसला अहम है। हुकूमत की सारी उम्मीदें इस फैसले से जुड़ी हैं और अपोजिशन फैसले की ताबीर पहले ही जानते हुए 5 रुकनी बेंच को मुतनाज़े बनाने पर तुली है। अदालती फैसले की बजाय जजों को मुतनाज़े बनाने की ये रीत आज भी जारी है। मियां नवाज शरीफ साहब आज तक 5 जजों को नहीं भूले। आज भी एक तवील तरीन खामोशी के बाद फिर बोले तो 5 जजों को एक बार फिर याद किया, साथ ही
इस तासुफ का इजहार भी किया कि अवाम ने उन 5 जजों से मुझे निकालने का क्यों नहीं पूछा। KPK और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो? क्या क्या अज़ाइम क्या आपके? इनकी मजाल ना होती ये कहते कि हम पंजाब पे यलगार करने आ रहे हैं, हम पंजाब पे हमलावर होने आ रहे हैं। जो भेड़ बकरियों की तरह से कई लोग उनके पीछे जो चल पड़ते हैं, आप भी जिम्मेदार हैं। ये ना समझे कि आप जिम्मेदार नहीं। आपने कभी पूछा कि इतने अच्छा काम हो रहे थे तो फिर क्यों निकाला उसको? नहीं पूछा। बस इसी बात का अफसोस है। अफसोस रहेगा और रहना भी चाहिए। बात करेंगे तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर और सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा साहब से। खोसा साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। खोसा साहब, नॉट गोइंग इनटू द मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ द केस फॉर अ मिनट, जो हो रहा है उस पे मैं आपका तबसरा जरूर चाहती हूँ, बिकॉज दैट जो हुआ वो गलत तरीके से हुआ था। जब हुआ रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तब भी गलत थी, लेकिन आज जिन हालात में हो रहा है सर, इसके ऊपर पहले मैं आपसे नजर आपकी चाहती हूँ। चीफ जस्टिस ने बेंच की तश्कील पे आज एतराज सरहन मुस्तरद कर दिया है, मगर वेरी इंटरेस्टिंगली उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से नहीं, बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड ये क्यों उन्होंने बात की, जबकि मरियम नवाज ने भी आज कहा कि आपकी ट्रेनिंग ही इस चीज में हुई है कि जलाओ घिराव करो और सर फाड़ दो, सियासी एक्टिविटी होनी चाहिए बकौल मरियम, लेकिन सियासत की इजाजत मिल सकती है, दहशतगर्दी की नहीं। व्हाई इज शी, आई अंडरस्टैंड शी इज मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, चीफ जस्टिस ने ये क्यों कहा है कि हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं? इस बात की तारीख मज़र है कि माशाअल्लाह ये तोड़ने वाला कौन है और बनाने वाला कौन है। अरे बाबा, वकला तो बनाने वाले हैं, हम लोग तो तख़य्युल पाकिस्तान अल्लामा इकबाल बैरिस्टर ने दिया, तकमील पाकिस्तान कायद आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने दी, ये आइन की जो है की बैरिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की। तो ये जब भी आइन बना है, जब भी कानून बना है, जब भी मुल्क की बना है या वजूद आया है, वो कला ने किया है। हम तो हरावल दस्ते के तौर पर इसका दिफा कर रहे हैं, लेकिन जस्टिस मुनीर जैसे चीफ जस्टिस भी आए हैं और काजी फाइज ईसा साहब तो जस्टिस मुनीर प्लस हैं माशाल्लाह। ये जितना जस्टिस मुनीर ने पाकिस्तान तोड़ा, एक बात जब उसने फैसला मौलवी तमीज़ुद्दीन का फैसला दिया तो पाकिस्तान टूटा। आप लोग और अब फिर जो है काजी साहब एक ऐसी रीत डालने जा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान की वफाक को खतरा होगा और वकला को यही चीज जो है इदराक है कि खुदा रहा ऐसा मत होने दें, ये खौफनाक खिलवाड़ न करें आइन के साथ। खोसा साहब, आप लोग रेटरिक इस लेवल तक ले आए हैं कि एक सिटिंग काजी के सामने फ्रॉड का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है और आप जैसे सीनियर वकील उसकी मजम्मत भी नहीं कर रहे। मुस्तफीन काज़मी की बदतमीजी पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने आज ये कहा कि जो थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रह गई थी आपके रवैये ने वो भी खत्म कर दी है। द क्वेश्चन इज, फर्स्ट आपसे मजम्मत चाहिए थी, लेकिन सर क्या जज के मनसब के लिए जज्बात का इजहार शान शान है? देखें, यकीनन एक शाइस्तगी होना चाहिए। हमने कभी भी जो है ज़बान के अगर गलत अल्फाज होते हैं तो हमने कभी उसकी तायीद नहीं की है, मगर आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। जिस तरह आप बुलडोज कर रहे हैं, कल को ये तबाही के शाखाना होने जा रहा है। देखें महर, ये खौफनाक एक खिलवाड़ हो रहा है आइन के साथ भी और मुल्क के साथ भी। आप देखेंगी कि मंडी लगेगी, अब आपके MNAs उठाए जाएंगे, आपकी वफादारियां तब्दील करवाई जाएंगी, आपकी माएँ बहनें बेटियां उनको उठाकर उनको जो है ब्लैकमेल किया जाएगा MNAs को, कीमतें बिकेंगी, बिकेगा ये सारा सिस्टम जो है निज़ाम। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को ज़ेब देता है कि इस चीज़ को इनकरेज करे, प्रमोट करे, जबकि ये नविश्ता दीवार है कि ये होने जा रहा है। और फिर काजी साहब बेनिफिशरी हैं इस बात के, इसलिए कि ये सेल्फ सर्विंग जो है जजमेंट लेकर और उसके बाद जब तक ये होगा तो 2/3 की बेनिफिट किसको होगा? काजी साहब को चीफ जस्टिस उस अदालत का बनाने जा रही है ये हुकूमत, जिस अदालत को ये आईनी अदालत का नाम देते हैं। फखरन हमेशा ये बात कही है कि लाइक माइंडेड जजेस के बेंचेस के दिन खत्म हो चुके हैं और उनके दौर में कोई ये नहीं बता सकता कि किसी बेंच से क्या फैसला आएगा। आज भी उन्होंने कहा कि आमरीत के दिन खत्म हो गए, ऐसे बेंचेस अब नहीं बनते। 63A में जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस मियां खेल पहले ही 17 मई के फैसले से इख्तलाफ कर चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान दोनों, आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती फैसला रिजर्व सीट्स पे जो था उसके ऊपर अमल दरामद ना किया जाए। उस पर 8 जजेस ने अपनी राय भी दे दी कि इनके ये जो बयानात हैं
ہیں وہ بڑی رکاوٹ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے میں مجھے بتائیے گا جو صورتحال ہے ابھی 63A کا جو یہ بینچ بنا ہے, جو فیصلہ ہے اس میں آپ کو کوئی ڈسینٹ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا متفقہ فیصلہ ہی آنے کی امید ہے؟ یہ متفقہ فیصلہ ہوگا. یہ 5-1 ہے, 1-5 ہے. یہ تو دیکھیں لکھی ہوئی چیز جو نظر آ رہی ہے اندھے کو بھی. ارے بابا تم پہلے 5 سینئر ججز کو لے لو, اگر لینا ہے 5 یا 7, یا ہم تو کہہ رہے ہیں فل کورٹ بیٹھے, فل کورٹ اس چیز کا فیصلہ کرے, تعین کر لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کم از کم ساری قوم اور سارے ملک کو پتہ تو چل جائے گا نا کہ کون حق کی بات کر رہا ہے, کون عوام کی بات کر رہا ہے, کون آئین کی بات کر رہا ہے, کون غداری اور وفاداری تبدیل کرنے کو مذمت کر کے اس کو مسترد کر رہا ہے, اور کون اس لوٹاکریسی کو پھر دوبارہ واپس لا رہا ہے, کون خرید و فروخت کے حق میں ہے اور کون خرید و فروخت کی مذمت کرتا ہے. یہ ہمارا نظام تباہ حالی کی طرف لے جانے کی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور ملے گا کہ یہ منیر, جسٹس منیر پلس تاریخ میں یہ آپ کے سامنے ہے, یہ گنے جائیں گے. اور میں اسی لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آزاد عدلیہ ہی ہونی چاہیے. ہم نے پہلے بھی 2006 میں نے خون دیا تھا اور اب بھی ہم خون دینے کو تیار ہیں آپ کی عزت, آپ کے وقار کی خاطر, لیکن خدا را غلامی قبول مت کرو. آپ کو اگر ایگزیکٹو کے نیچے آنا ہے, بڑی مشکل سے ہم نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری حاصل کی ہے, بڑی قربانیاں دے کے حاصل کی ہے. کہنا تھا کہ لوگوں کو اپنی مرضی کے بینچ بنوانے کی عادت پڑ گئی ہے. پھر انہوں نے آج یہ بھی کہا کہ وہ زمانے چلے گئے ہیں جس طرح میں نے کہا کہ آمریت میں ہوتی تھی, نہ ملک میں اور نہ اداروں میں ہوگی. لیکن جسٹس منصور علی شاہ کمیٹی اجلاس میں آنے سے انکاری ہیں کانسٹنٹلی, جسٹس منیب بھی بینچ کا حصہ بننے سے انکاری ہیں. چیف جسٹس خود کہہ رہے ہیں کہ آج کل سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا چل رہا ہے. جسٹس افغان کے علاوہ کوئی آپشن کیا اور نہیں تھی؟ کیا ایک اور انکار کا خدشہ ہے؟ کہیں نہ کہیں آپ کو لگ رہا ہے دیگر ججز جو ہیں ان میں بھی اپریہنشنز ہیں ہاؤ تھنگز آر بینگ کنڈکٹڈ؟ دیکھیں یہ آپ اندازہ کیجئے گا کہ قاضی صاحب نے اب خود ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی ہے عدلیہ کے اندر. خود ان ججز کو جو سینئر موسٹ ججز ہیں, جو سینئر پیونی جج ہے, ان کو تو 3 مہینے پہلے بنا دیا تھا چیف جسٹس جو ہے, اور ابھی 2-3 ہفتے صرف رہ گئے ہیں. ابھی تک جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہی ہے یہ حکومت؟ یہ دیکھیں بددیانتی تو اسی سے مترشح ہوتی ہے کہ آپ 3 ہفتے صرف آپ کے رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ, لیکن آپ کے تو آثار ایسے لگ رہے ہیں جیسے آپ نے ریٹائر ہونا ہی نہیں ہے کبھی. ہوسا صاحب آئینی ترمیم منظوری کے لیے حکومت کے پاس قومی اسمبلی میں 13 سیٹیں کم ہیں, سینٹ میں 9 ووٹوں کی کمی ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب نہ بھی آئے ہمارے پاس نمبر پورے, آپ ہی کے بندے پکڑے ہوئے ہیں. سر آپ نے اپنے بندے پورے کیے ہوئے ہیں. ہاں تو قاضی صاحب اس کے سہولت کار بن رہے ہیں نا. قاضی صاحب کی اس سہولت کاری کی وجہ سے ہی یہ 2/3 ان کے پاس ہو پڑے گی. قاضی صاحب چیف جسٹس تبھی بنیں گے جب یہ فیصلہ کریں گے اور ہمارے ووٹ کاؤنٹ کیے جائیں گے. دیکھیں اگر ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے, جو کہ مروجہ فیصلہ موجود ہے سپریم کورٹ کا, تب تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے, پھر تو ان کو ملتے بھی نہیں ہیں, پھر وہ ہمارے اٹھائیں بھی تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, یہ سیلف سرونگ ججمنٹ ہے, یہ انہی کو مفاد ملے گا اس چیز کا, اور یہی تباہی کہ 20 دن پہلے اپنی ریٹائرمنٹ سے کیا جلدی ہے یہ کرنے کی. سر مگر اگین another question سر, اسی چیز سے ہم کہہ رہے ہیں کہ خدا را نظام کو تباہ مت کرو, ہم آزاد عدلیہ کے ساتھ ہیں. آپ جرأت کریں, آپ آئین کی پاسداری کریں, آپ نے حلف اٹھا رکھا ہے, آپ اس لوٹا کریسی کو مت انکریج کریں, آپ منڈی نہ لگنے دیں, آپ آئین کی تباہ کاری کا شاخسانہ نہ بنے, اور ملک میں جو ہے خدا را عوام کی جو ہے. The point is کہ آئین کو جو آئین میں نہیں لکھا تھا اس کو بھی تو ویلیڈیٹ لکھوا دیا اس کے اندر آپ کی 63A کی ججمنٹ نے نا, ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن تھی وہ. دا فیکٹ ریمینز کو اس کو اب صحیح حال میں تو لے کر آنا ہے, بٹ کب لانا ہے, کیوں لانا ہے, کس مقصد کے لیے لانا ہے, دوز آر آل لیجیٹیمیٹ کوسچن سر. مگر ایک جنگ آپ عدالتوں میں لگ رہے ہیں, دوسری جنگ آپ لوگ سڑکوں پہ لڑ رہے ہیں. آپ لوگوں کی جو جی مہر مجھے بتائیں کہ کیا آئین کی روح کو نہیں دیکھنا ہے سپریم کورٹ نے؟ آئین کی روح کہتی ہے کہ ڈیفیکشن you lose your seat, اور ڈیفیکشن کو کنڈیم کیا گیا ہے, ڈیفیکشن کو معطوب کیا گیا ہے, ڈیفیکشن کو روکا گیا ہے راستے میں. تو مجھے بتائیں کہ اگر ووٹ اس کا کاؤنٹ ہو کر اور اس کو جو ہے اس کا اثرات قبول کر لیے جاتے ہیں,
تو پھر اس ڈیفیکشن کا کیا فائدہ, اس کو ڈسکوالیفائی کرنے سے کیا فائدہ. اچھا سر مجھے بتائیے گا کھوسا صاحب, آپ اپنی جماعت کے سینئر نائب صدر ہیں, مجھے بتا دیجیے گا آگے کا لاہ عمل سر, کیونکہ ہر صورت ڈی چوک پہنچنے کا عمران خان صاحب نے ہدایت دے دی ہے کہ 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچا جائے. اب آپ کو ساتھ آج جو بھاولپور, میاں والی اور فیصل آباد میں ہوا ہے سر, آپ کے کارکنوں کو گھیرا گیا ہے, پرچے کاٹے گئے ہیں, ربر بلٹس کا استعمال کیا گیا ہے, آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو کس طرح بھن دیا جائے گا اگر ڈی چوک کا آپ نے رخ کیا تو؟ دیکھیں مہر, ایک تو کنٹینستان بنا دیا گیا ہے پاکستان کو, یہ کنٹینستان ہے. آپ بتائیں کہ کیا کتنی دیر تک یہ چلیں گے. بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے کچھ عرصہ تشدد کیا حسینہ واجد کے کہنے پر, لیکن بالآخر انہوں نے کہا سوری, اس سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ یہی جو ہے سول یا ملٹری بیوروکریسی یہ ہاتھ کھڑا کر دے گی اور کہے گی کہ ہم عوام پر اور تشدد نہیں کر سکتے, اور ملک اس طرح سے نہیں چل سکتا. نہ سیاست چل سکتی ہے, نہ حکومت چل سکتی ہے, نہ جمہوریت چل سکتی ہے, نہ ملک چل سکتا ہے. اگر آپ اجازت دیں گے مجھے اپنے لاہ عمل کا بتا دیجئے, کیونکہ اس پوری جو ان کے ساتھ ہوا اس کا ایک پس منظر بھی ہے which I don't want to get into, مگر لاہ عمل کیا ہے؟ کیا ہر صورت ڈی چوک پہنچا جائے گا سر, no matter what happens now؟ دیکھیں ہمارا لاہ عمل اور جب 2 وزرائے اعظم اس ملک میں ہوں گے سر, اگین ملیشین اینڈ چائنیز, دیکھیں ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دیتے, تو مجھے بتائیں اگر جلسوں کی اجازت نہیں دیتے تو پھر ہم احتجاج ہی کریں گے نا. پھر ظاہر ہے کہ وہ تحریک جو ہے احتجاج میں تبدیل ہو جائے گی, اور احتجاج جب آپ کا ہوتا ہے, عوام کا غیظ و غضب ہوتا ہے, تو پھر بنگلہ دیش والی کیفیت ہوتی ہے. ان لوگوں کو جو ہے ملک سے بھاگنے نہیں دیں گے. کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے گفتگو سنی. دم مس قلندر ہوگا, اگلے 7 دن ملک کے لیے بہت نازک ہوں گے, گھمبیر صورتحال ہوگی, گمسان کا رن پڑ سکتا ہے. عمران خان جو ہیں انہوں نے 4 اکتوبر کو ڈی چوک پہنچنے کی ہر صورت ہدایات جاری کر دی ہیں. آج میاں والی, فیصل آباد اور بھاولپور میں جس طرح کریک ڈاؤن کیا گیا, جس کو کنٹینرستان قرار دے رہے ہیں سردار لطیف کھوسا, this will all be just taken a few notches up. A very short break, we're going to be right back. چار اکتوبر کو تحریک انصاف کا پلان ڈی چوک میں پہنچنے کا, ایک بار پھر حالات گمبھیر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. کیسے ماحول میں جب فائنلی IMF ٹرانچ موصول ہوئی ہے اور ایک بریدنگ سپیس معیشت کو مہیا ہوئی ہے. 3 اہم ریجیمز سپیس کے گھٹنے یا ایکسپینڈ ہونے کا تعین کریں گی. ٹیکسیشن ریجیم, انرجی ٹیرفز اور پالیسی ریٹ ریجیم. ہمارے ساتھ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب موجود ہیں. اورنگزیب صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائی دیجیے گا, ایک ہم نے دیکھا کہ تقریباً 100 ارب کا شارٹ فال FBR میں کیومولیٹڈ اوور دی لاسٹ کوارٹر چل رہا ہے. گو کے بعد درست ہے کہ FBR کی کلیکشن ستمبر کے لیے ایکسیڈ کر گئی ہے ٹارگٹ سے, لیکن پھر بھی 98 بلین سے شارٹ فال جو ہے وہ فقط 96 بلین تک ہی آیا ہے. سو اف دس ڈز کنٹینیو, فرسٹ کوارٹر ریویو میں جب IMF جائے گا, ڈو یو فیل کہ منی بجٹ دکھ رہا ہے, ویری مچ سو آن دا کارڈز؟ تو دیکھیے یہ ڈبل ہوئے ہیں نمبر آف فائلرز اوور دا لاسٹ 1 ایئر, اور صرف یہ فائلرز ڈبل ہوئے ہیں, اس میں سے 50 بلین کا ایڈیشنل ریونیو آیا ہے. اسی طرح 5 لاکھ نیو فائلرز ایڈ ہوئے ہیں. تو دیکھیے ایز وی ناؤ ایکسپینڈنگ دا نیٹ, اٹس لیس اباؤٹ میجرز, بیکاز میجرز تو آپ کو وہاں لینے پڑتے ہیں وین یو کیپ آن گوئنگ بیک ٹو دا سیم فار مور. تو اس لیے ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی آر کوائٹ کانفیڈنٹ کہ جس اب ٹریجیکٹری پہ اب ہم ہیں ان ٹرمز آف دا جو ایکشنز اب ہم نان فائلرز کے اگینسٹ لے رہے ہیں اور انڈر فائلنگ کے اگینسٹ لے رہے ہیں. دیکھیں یہ تو ہر مہینے ہر کوارٹر یہ ریویوز آنے ہیں, اور ہمیں یہی تو جو ڈسپلن ہے, جو ریگر اینڈ ویگر ان ٹرمز آف اف یو وانٹ ٹو گیٹ اوے فرام دس نوشن کہ یہ جو ملک ہے از اے سنگل ٹرانچ کنٹری, یہ پہلی ٹرانچ لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں. So to answer your specific questions, we don't see any additional measures at this point in time. Okay, but sir ایک اور اہم ترین بات آپ نے بار بار کہا کہ NFC کو ری وزٹ کرنا ناگزیر ہے, and I've been constantly talking to you about this, لیکن اب آپ نیشنل فسکل پیکٹ لے آئے ہیں. کیا یہ NFC کو ری وزٹ کرنے کا متبادل ہے؟ کیونکہ سندھ نہیں چاہتا تھا کہ وہ آپ کو کنٹرول دے. سائن آن بھی سب سے لیٹ ہی کیا ہے سندھ کے صوبے نے. سرپلسز جنریٹ جو ہوں گے پروونسز سے, اب وہ فیڈریشن کو واپس آ سکیں گے اس پیک کے تھرو, ایز اپوز ٹو NFC ری وزٹنگ, کہ جس کے اندر آپ
to begin with फेडरेशन हिस्सा ही कम दे सूबों को. Now you're also right sizing the ministries, I understand. मगर सर, but tell me, ये क्या alternative है, मुतबादिल के तौर पे इसे देखें? देखिए, सिंध ने बिल्कुल साइन कर दिया है और एंड सो दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ दिस कॉन्स्ट्रक्ट. जो दूसरी आपने बात की है, इट्स एक्चुअली महज द अदर वे अराउंड, इन द सेंस कि कुछ जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो चुके हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया हेल्थ है, उसमें कुछ और मिनिस्ट्रीज़ हैं. इट्स द अदर वे अराउंड वेयर इन द फेडरल गवर्नमेंट वी हैव टू रिड्यूस द फुटप्रिंट. अब ड्रैप है उस सिलसिले में, तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसको फेडरेशन में होना चाहिए. वैक्सीनेशन है या इन्फेक्शस डिजीज़ हैं, जिस तरह एमपॉक्स है या ये जो इस वक्त पोलियो का सिलसिला चल रहा है, ये फेडरेशन में होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. बट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल, ये तो सब सूबों में हमें डिवॉल्व कर देना चाहिए. और अब हम वो करने जा रहे हैं. जो अभी आई डोंट नो आपका ये सवाल होगा कि नहीं होगा, बट ये अब जो हम मिनिस्ट्रीज़ को और राइट साइजिंग ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट कर रहे हैं, उसमें वी आर going forward in terms of either merging the ministries, abolishing the ministries, or devolving not necessarily the ministry itself, but उनके जो attached departments हैं या delivery centers हैं, so that we can bring them back into the provinces. And that's very much part of this whole national fiscal pact. जी मैं समझती हूँ बातें सर, मगर सिंध ने भी तो तभी साइन ऑन किया है ना, आफ्टर वफाक ने रिलैक्स किए कुछ कंडीशंस एक्सपेंडिचर शेयरिंग के हवाले से. लेकिन ये सब कुछ अचीव वही कर रहा है ना बाय एंड लार्ज, जो आप अचीव करना चाह रहे थे थ्रू रीविजिटिंग द एनएफसी अवार्ड. नहीं, देखिए, ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विदाउट अफेक्टिंग द 18th अमेंडमेंट या एनएफसी अवार्ड, और उसमें फिर जो उसमें बाकी डिस्कशन है, दिस इज स्टेप इन द राइट डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ रीबैलेंसिंग. औरंगजेब साहब बताइएगा, इस नेशनल फिस्कल पैक के हवाले से एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स रिजीम्स भी आप अमेंड करेंगे, नेशनल टैक्स काउंसिल की भी टर्म्स को आप एक्सपेंड कर देंगे, कुछ ऐसे अखराजात और एक्सपेंडिचर्स हैं जो शेयर होंगे. बट एसेंशियली एग्रीकल्चरल टैक्स की जनवरी से तैयारी है एज IMF वांटेड, लैंड होल्डिंग डिटेल्स या कौन सा इनकम टैक्स मॉडल है? Have you decided all that? Because sir, 1 जुलाई से आप कह चुके हैं कि अगले साल कलेक्शन तो होगी, but essentially that just means कि फॉर्मल सेक्टर और तनख्वाहदार तबका जो पहली 400 अरब दे रहा है अपनी टैक्सेस के अंदर, हम पे तो बोझ कम नहीं होने वाला टिल द नेक्स्ट फिस्कल ईयर. नहीं, ब्रॉडर ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है. ये बात जो बिल्कुल दुरुस्त है. ये जो अब सैलरी क्लास पे है या मैन्युफैक्चरिंग के जो रेट्स हैं, ये तो अब इट विल बी देयर ड्यूरिंग द नेक्स्ट बजटरी साइकिल. तो ये जो आपकी बात है, ये दुरुस्त बात है कि ये इन द नेक्स्ट बजट, सो बाय द टाइम इंशाल्लाह वी गेट इनटू मार्च April of next year, we should be ready to see how we can rationalize some of these rates, because we have now proven track record of increasing the tax base and increasing the tax net. और सर दोस्त ममालिक के हवाले से बताइएगा. आई अंडरस्टैंड फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स तो रोल ओवर हो रही हैं, मगर हमारे 3 बड़े पार्टनर चाइना, सऊदी अरब, UAE, इन्वेस्टमेंट्स पे जो बात चल रही है उस पर अपडेट दीजिएगा. रेकोडिक है, OGDC है, PPL है. देयर हैव बीन मार्केट टॉक कि कोई भी ऐसी फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है वो सऊदी अरब से या UAE से नहीं आ रही, रादर वो एडजस्ट होगी अगेंस्ट लोन्स इन रेकोडिक प्रोजेक्ट्स. आर वी क्लोज टू द फिनिशिंग लाइन? नहीं, आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू गेटिंग दैट थ्रू द फिनिशिंग लाइन. So that's on the Saudi side, but as I said, we will also be seeing a delegation arriving soon from there as well. So I think you will see back-to-back progress on that front. इसी तरह जो चाइना के साथ बात हो रही है, a lot of that is quite frankly in the context of CPEC Phase 2. और Phase 2 में ये है कि relocation of their industry into Pakistan, again with a view to export from here. और उसमें कुछ अच्छे projects already लग चुके हैं, not necessarily in the CPEC context, but Service Long March वाला जो project है, which is a joint venture between the Service Group and Long March. तो ये this is truck manufacturers, tire manufacturing plant, and most of that is actually now being exported back into the US. तो ये ज़्यादा अब हमारा फोकस जो है वो B2B पे है.
as we Well go and good. forward. औरंगजेब साहब, and bear with me here, IPPs और कैपेसिटी पेमेंट्स हर पाकिस्तानी के लिए एक वबाल जान बना हुआ है. माली साल 2025 में भी बिजली के नरखों में सारिफीन की तरफ से जो हमें अदा की जाने वाली 2140 बिलियन रुपए की कुल कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, इनमें से तो सर तकरीबन 1000 बिलियन से जायद रुपए का एक बड़ा हिस्सा आपके यानी कि सरकारी पावर प्लांट्स को जाएगा, और इसमें से भी 707 अरब रुपए जो हैं वो सीपेक की छतरी के नीचे जो लगाए जाने वाले पावर प्लांट्स हैं उनको. लेकिन मुझे इधर बड़ी तजस्सुस है सर, क्योंकि ना सिर्फ आप लोग सरकारी पावर प्लांट्स की हिकमत अमली हमसे शेयर नहीं कर रहे, उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे, बल्कि 5 प्राइवेट पावर प्लांट्स के मुआहदे मनसूख करने पे भी बात कर रहे हैं, एज द एनर्जी मिनिस्टर डिड टेल मी. मगर इससे भी ज्यादा बड़ी खबर सर, विच रियली वरीज मी, बगास पे चलने वाले पावर प्लांट्स को आपकी हुकूमत ने 20 अरब रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी है. पहली किस्त जारी भी कर दिया 8 अरब की, जबकि आप देख रहे हैं कि आईपीपीज ने अपने प्लांट्स में इंपोर्टेड फ्यूल की बजाय जो जिसका रेट आप दे रहे हैं, उन लोगों ने तो बगास का इस्तेमाल किया है. और तखमीने के मुताबिक 8 पावर प्लांट्स को 20 अरब रुपए जो आप अदा करेंगे, उसके अंदर नेपरा ने भी सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी और निगरान हुकूमत के एतराजात के बावजूद इन अदायगियों की इजाजत दी. सो इट इज कॉन्ट्रोवर्शियल टू बिगिन विद. सोने पे सुहागा सर, इधर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखिए. वजीर आजम के बेटे सुलेमान शहबाज का जो पावर प्लांट है चिन्योट पावर लिमिटेड, इसको 1.48 अरब रुपए आप लोग दे रहे हैं, जबकि दे चुके हैं जहांगीर खान तरीन के जेडीडब्ल्यू के 4 यूनिट्स को आप 4 अरब रुपए दे चुके हैं. ही इज अ पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट एज वेल, आई मीन हिज पार्टी वाज. सो इज देयर नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? ये जो सारी डिटेल्स हैं, आई एम श्योर मिनिस्टर लगारी ने आपके साथ ज़रूर शेयर की होंगी जब आपने ये सवाल उनसे पूछा है. Where I am involved is on the Chinese IPP side in terms of debt reprofiling, and I can tell you that is moving forward. चूँकि आपने ज़िक्र किया है कि उसके 3 कंपोनेंट्स हैं और उसमें जो 10 IPPs हैं उनके साथ हमने ये डिस्कशन अब शुरू कर दी है. औरंगजेब साहब वजीर ख़जाना है, आप ही की वजारत पैसे डोल आउट करती है, ये पैसे आपकी आशीर्वाद और गो अहेड से डोल आउट होंगे. 8 अरब हो गए, 20 अरब देने हैं. मुझे बताइएगा, बायोगैस और जो इम्पोर्टेड कोल है, इसका स्प्रेड जितना भी है 6 रुपए 10 रुपए, द फैक्ट इज दिस बहुत बड़ा प्रॉफिट है. ये स्टेट कैप्चर एट इट्स स्टार्केस्ट है. ये एग्जाम्पल किसने कहा है आप लोगों को कि लोकल बायोगैस जो है वो लोकल उसका जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत आप इंपोर्टेड कोल से लगा दें? आप थर कोल से भी ले लें तो अंडरस्टैंड होता है सर, लेकिन इंपोर्टेड कोल से कोई मंतक नहीं है. सो इट्स द क्वेश्चन ऑफ प्रिंसिपल है. नहीं तो इसीलिए तो इसको जो आईपीपीज हैं उनको कोल कन्वर्जन की तरफ लेके जा रहे हैं ना हम. इसीलिए तो देयर इज वन कंपोनेंट ऑफ द डेट रीप्रोफाइलिंग, द अदर कंपोनेंट इज कि हम जो थर कोल है और इंडिजिनस कोल की तरफ जाएं. लेकिन ये कोई देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड कि आज आप कहें कि जी हम जो इम्पोर्टेड कोल है उसको हम इंडिजिनस कोल में कर दें. उसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, उसमें लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं, उसमें टेक्निकल इश्यूज़ हैं, बट दैट इज़ वेरी मच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल सोल्यूशन जिसकी तरफ हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं. दैट इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द कन्वर्जन. तो बात की बात है ना, द प्रॉब्लम ओवर हियर इज सर कि इधर तो मुफादात का टकराव है. 20 अरब आप लोग गो अहेड दे चुके हैं, किस मंतक पे? टूटी आप लोग एक जगह से बंद करते हैं, दूसरी तरफ से खोल देते हैं. किस तरह लोकल बगास जो है वो प्राइस हो सकती है इंपोर्टेड कोल के ऊपर? और यही पॉइंट एजिटेट किया था एनर्जी मिनिस्ट्री ने भी और सीपीपी एजी ने भी. सो हाउ कैन यू ओवरलुक दिस? नहीं, ये सारी टूटियां बाय द वे सारी टूटियां बंद हो रही हैं. आप फिक्र ना करें, कोई टूटी खुली नहीं हुई. ये तीनों चीज़ों को हमने साथ साथ लेके जाना है. टैक्स टू जीडीपी हमने ठीक करना है, हमने एनर्जी जो है रिफॉर्म उसको ठीक करना है, और जो एसओईज में टूटियां लगी हुई हैं और उसमें जो लीकेजेस हो रही हैं उसको ठीक करना है. ये सब हम कंप्लीट करेंगे तो जो गवर्नमेंट का फुटप्रिंट है और जो लीकेजेस हैं और जो हमारे पे वापस ये चीज़ें, आप तो स्पेसिफिक चीज़ों की बात कर रही हैं ना, लेकिन अगर हम लार्जर कंपोनेंट्स हम देखें कि जो गवर्नमेंट पे ये तनकीद आती है कि आप अपने एक्सपेंडिचर्स आपने कैसे कम किए, अब उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए. विच इज़ अ डेट सर्विसिंग कंपोनेंट, which is the leakages through all these SOEs, which is all our pension liabilities. That is where the real where it sort of I get that it really hits the road. सर डेट मैनेजमेंट के हवाले से बताइएगा. 62% टोटल टैक्सेस के हम अदा कर रहे हैं इंटरेस्ट के अंदर. अब ये कब हम 40% के ऊपर रिड्यूस कर सकेंगे या पेमेंट्स कम करनी है? तो आई डू अंडरस्टैंड हमें अपना डेट रिटायर करना होगा ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, और इसके लिए अखराजात भी कम करने हैं. लेकिन कभी हम गाड़ियां खरीदने की खबरें सुन रहे हैं, कभी 20-20 अरब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत के बावजूद भी डोल आउट हो रहे हैं. ये कौन करेगा? आप खुद करेंगे या डेट मैनेजमेंट ऑफिस आपका मुतहर्रिक है?
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے پچھلے ہفتے ساری جو بڈز تھیں وہ ہم نے ریجیکٹ کی جی ان دا گورنمنٹ آکشنز، پی بلز اینڈ پی آئی بیز. اور اس کی کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وی وانٹڈ ٹو سینڈ اے سگنل دیٹ دا گورنمنٹ از ناؤ ان نو ڈیسپریشن ٹو بورو. If we are to borrow, we will borrow at our terms. And the third thing is that the banking sector should now start lending to the private sector. تو اس لیے یہ اب آپ دیکھیں گی کہ یہ جو ڈیٹ سروسنگ والی ہماری کاسٹ ہے، ایک تو خیر پالیسی ریٹ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، سو جو بھی ایک 100 بیسس پوائنٹ جاتا ہے اس کا ہمیں اس کا ایک نتیجہ ہمیں ملتا ہے ان ٹرمز آف فسکل اسپیس. اینڈ دا ادر تھنگ از کہ یہ ساری چیزیں مکسڈ ہیں کہ ہم بیکاز دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے اس دا گورنمنٹس فسکل انڈسپلن جس کی وجہ سے یہ ساری بورنگ گئی اور اوپر گئی. ایسا ہی ہے. لیکن اوور آل جو ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے وہ 75% تھا، وہ 67%. انشاءاللہ یو ول اسٹارٹ سینگ اٹ کمنگ ڈاؤن ایون فردر. تو اب ہمارا جو سگنلنگ گئی ہے اور ہم نے کل جو ہے وہ پہلی دفعہ وی ہیو آلسو باٹ بیک اٹس اے بائی بیک پروگرام which has sent another signal. اور اس میں مہر دیکھیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ سگنل جا رہا ہے کہ ہم نے اس بزنس کو بھی تو ریوائیو کرنا ہے نا، پرائیویٹ سیکٹر کو ریوائیو کرنا ہے. تو دیکھیں پالیسی ریٹ بتدریج نیچے آ رہا ہے. اگر یہ جو انفلیشن ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہیڈ لائن انفلیشن، کور انفلیشن، ایوریج انفلیشن، ایکچولی آل آف دیز آر ناؤ ان سنگل ڈیجٹس. سو انشاءاللہ ہمیں پوری بڑی امید ہے کہ اسٹیٹ بینک اینڈ دا مانیٹری پالیسی کمیٹی in the upcoming one will further reduce the policy rate. But KIBOR has already come down, or a number of companies are now borrowing KIBOR minus. So I think وہ جو ایک ہم نے capacity create کرنی تھی for the industry, I'm not saying we are there, but I think we have moved a big distance. اور اورنگزیب صاحب حکومت کی جانب سے آپ نے بھی مینشن بھی کیا 351 بلین روپے کے مہنگے ٹریجری بلز کو آپ نے بڑی کم شرح پہ خریدنے کا ایک بڑا نادر اور زبردست اقدام اٹھایا ہے جس سے 23 ارب روپے سے زیادہ کی ہمیں بچت ہو رہی ہے جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں. اٹس فینٹاسٹک. دس شوڈ ہیو بین ڈن ارلیئر بٹ یہ کبھی نہیں ہوا ملک میں. مستقبل میں بھی کیا بائی بیکس کے لیے کوئی منصوبہ بندی آپ نے کی ہے؟ اینڈ آئی ڈو آسک یو دس کہ یہ پہلی دفعہ ہم کر رہے ہیں. سو ڈیٹ مینجمنٹ آفس کا کام کیا ہے سر؟ اس کو مینج کون کر رہا ہے؟ because last I checked گریڈ 20 کا ایک آئی ٹی منسٹری کا آفیسر ادھر بیٹھا ہوا تھا. دیکھیے آئی تھنک وی ہیو فردر بٹریسڈ اٹ. لیکن مہر جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل درست بات ہے. وی نیڈ کیپیسٹی بلڈنگ ایوری ویئر. ڈیٹ مینجمنٹ آفس بینگ پارٹ آف اٹ کہ ہم اسپیشلسٹ لے کر آئیں جو اس کو ایک سرٹن ایکسپرٹیز کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں. آفٹر آل دس از آر لارجسٹ ایکسپینس آئٹم. سو اس پہ ابھی تھوڑا سا کام ہوا ہے، اس پہ ابھی اور بہت کام ہونا ہے. اسی طرح ایف بی آر کی جو بات ہو رہی ہے وہاں جو اس میں بھی کچھ لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ یہ آڈیٹرز باہر سے کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ وہی اس لیے ہم لے کر آ رہے ہیں کہ جو انڈر فائلنگ ہے اس کو ہم نے چیک کیسے کرنا ہے. اینڈ آڈٹ از ناٹ اے کور کمپٹنس آف دا ایف بی آر آفیسز. سو وی ہیڈ ٹو آؤٹ سورس اٹ، برنگ دیز آڈیٹرز کور کمپٹنس کے لیے بھی اور کیپیسٹی کریٹ کرنے کے لیے بھی. مہر دیکھیں گی جو پرال ہے جو آئی ٹی پرووائڈ کرتا ہے ٹو ایف بی آر، انشاءاللہ جب وہ بورڈ کی اناؤنسمنٹ ہوگی آپ وہاں دیکھیں گی کہ ہم کس طرح کے پرائیویٹ سیکٹر پروفیشنلز لے کر آئے ہیں. اینڈ از اے پرائیویٹ سیکٹر پرسن ہو از گوئنگ ٹو بی دا چیئر پرسن آف دیٹ بورڈ اینڈ چیئرمین ایف بی آر از ناٹ آن دیٹ بورڈ، تاکہ ہم اس کو بالکل ہم آرمز لینتھ ریلیشن شپ لے کے چلیں اور اس کو پروفیشنل طریقے سے آگے لے کر چلیں. اور سر بتائیے گا پراسپیکٹس کیا ہیں انویسٹمنٹ کے؟ کیپنگ ان لائن کے ہمارے پاس اب 3 سال کا آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. آئی ایم ایف نے یہ بھی ریکگنائز کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے برنگنگ ڈاؤن دا انٹرسٹ ریٹ. 450 بیسس پوائنٹس نیچے آیا ہے. لیکن سر ابھی بھی اٹس ناٹ انف. کیا ہم فردر کٹس ابھی ایکسپیکٹ کریں گے؟ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کم ہو گئی ہیں، انٹرنیشنل آئل پرائسز بھی کم ہو گئی ہیں، کور انفلیشن ہماری کم ہو گئی ہے، سب نیچے ہے لیکن ہم ڈراسٹک کٹس نہیں لا رہے. I do expect that the State Bank and the Monetary Policy Committee will bring down the rate during the course of this year as we go forward, because buffer تو رکھنا چاہیے، پازیٹیو اس کو رکھنا چاہیے. لیکن اب اتنا زیادہ اس میں ڈفرینشیل آ گیا ہے یا ایکسپیکٹ کہ اسٹیٹ بینک اس پہ انشاءاللہ ضرور ایکشن لے گا. دیکھیے ہوتا یہ ہے مہر، جیسے آپ جانتی ہیں یو کور sort of global situation as well, کہ ایوری سینٹرل بینک از ورڈ اباؤٹ دا لاسٹ مائل.
कि कभी कैसे ऐसे ना हो कि हम अपना रेट नीचे ले आएं और फिर हमें टाइटनिंग करनी पड़े. बट हैविंग सेड दैट, आई डू थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम स्टेट बैंक के पास इतना रूम अवेलेबल है कि इस रेट को और इसको नीचे लाए, मजीद कम कर सके. एंड लास्टली औरंगजेब साहब, 200 के करीब हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं. पीआईए के बाद भी कोई प्लान है आप लोगों का? क्योंकि सर हमें कोई अर्जेंसी नहीं दिख रही, जबकि हम देखते हैं कि बताया ये जाता है दिवालिया अब हुआ नहीं अब हुआ. अर्जेंसी कोई है नहीं. इज एनी टाइम फ्रेम यू आर वर्किंग विद इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन? नहीं, सही कह रही हैं आप, सही कह रही हैं. देखिए, इसमें अक्टूबर टाइम फ्रेम में एक्चुअली देयर आर 2 एसेट्स इन प्ले मेयर. एक तो पीआईए है और दूसरा है द आउटसोर्सिंग ऑफ द इस्लामाबाद एयरपोर्ट जी. तो वो भी हमें बड़े पुरुमीद हैं इंशाल्लाह कि ड्यूरिंग दिस मंथ उसकी भी बिड्स आ जाएंगी एंड यू विल सी द रिजल्ट्स ऑन दैट एज वेल. लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने और इन कंजंक्शन विद एविएशन मिनिस्टर एंड द प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर, the thought process there is that the moment there is a decision on the Islamabad airport, we will very quickly move to Lahore and Karachi airports. Interesting. उसकी जो documentation है, उसकी जो तैयारी है to actually bring it into onto the market, वो concurrently चल रही है. उसके अलावा मैं बार बार उसी में आता हूँ, चूँकि आप अगर लगारी साहब के साथ इंटरव्यू कर चुकी हैं तो उन्होंने बताया होगा आपको कि कुछ जो डिस्कोज हैं दे आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ फेज 1 एंड देयरफॉर यू नो दैट इज गोइंग टू बी एक्सेलरेटेड एज वेल. लेकिन इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो मेरे जिम्मे मेरी चीज़ लगाई गई है एज चेयर ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन एसओईज, तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव यू नो आई एम वेरी क्लियर कि जो हमने स्ट्रेटेजिक या एसेंशियल एसओईज रखनी थी उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या सेंसिटिव एलिमेंट या other aspects were there. That's what we have done. The rest of it we have moved across either with a view कि इनको wind down कर दें या इनको privatization pipeline में ले जाएं. मैं आपको एक बड़ी specific example देता हूँ because मुझे ये कहा गया कि जी जो हमारी insurance companies हैं ये तो बड़ी strategic insurance companies हैं. And I said, you know, ये बाकी भी तो सारी insurance companies private sector में काम कर रही हैं. If things can happen in the private sector, what is so strategic in keeping it in the government? So we decided in the cabinet committee on SOEs और cabinet ने और prime minister ने उसको उसकी full blessing दी है कि these insurance companies including state life etc are going to be privatized. So अब वो हमने we have handed over to the privatization commission जी. बहुत बहुत शुक्रिया. ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू. औरंगजेब साहब, आपने गुफ्तगू सुनी. लुक ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स. गुज़िश्ता रात इजराइल पर इरानियन मिसाइल हमलों के बाद अभी भी मशरक़ वस्ता में हालात कशीदा हैं और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास जारी है जिसमें तकरीबन तमाम ममालिक जंग को बढ़ने से रोकने पर जोर दे रहे हैं. अमरीकी नशियाती इदारे CNN ने अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ किया है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान पर हमले की मनसूबाबंदी में मसरूफ हैं और यह हमला अगले कुछ दिनों में हो सकता है. ऑस्ट्रेलियाई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के दिफाई हिकमत अमली के सीनियर तज्ज़ियाकार मेलकम डेविस का यह कहना है कि इजराइल मुमकिना तौर पर ईरान की जोहरी तंसीबात पर हमला कर सकता है. इसी तरह BBC ने अपनी रिपोर्ट में इजराइल के मुतवक्के हमले के बारे में यह कहा है कि ईरान इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता था मगर इस मर्तबा इजरायली रद्द-ए-अमल नपातुला नहीं होगा क्योंकि साबिक वजीर आजम नफ्ताली बेनेट समेत तमाम इजरायली लीडरशिप ईरान पर सख्त हमले की बात कर रहे हैं. साबिक इजरायली वजीर आजम ईरान की जोहरी तंसीबात को तबाह करने की तरगीब देते हुए ये कह रहे हैं कि 50 सालों में मशरक़ वस्ता का चेहरा बदलने का ये सबसे बेहतरीन मौका है. मशरक़ वस्ता इस वक्त जंग के दहाने पर खड़ा है. अमरीका मुकम्मल तौर पर इजराइल के पीछे खड़ा है और इजराइल पर सेनर आवाज़ों को ना सिर्फ बंद किया जा रहा है बल्कि उनको बुली भी किया जा रहा है. नाज़रीन, गुज़िश्ता रात अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मशरक़ वस्ता में बढ़ते हुए तनाज़ात की मज़म्मत करते हुए खित्ते में एक के बाद एक कार्रवाई पर तनकीद करते हुए ये कहा था कि हमें मुकम्मल तौर पर जंग बंदी की ज़रूरत है. और इस बयान के जवाब में इजराइल ने सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के मुल्क में दाखिले पर ही पाबंदी आयद कर दी है और ये कहा है कि ये इजराइल मुखालिफ सेक्रेटरी जनरल है कि जो दहशतगर्दों, रेप करने वालों और कातलों की हमायत करता है. इसने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमले की वाज़ेह तौर पर मजम्मत नहीं की. इट इज़ इंडीड ट्रैजिक बिकॉज द सेम वॉर मॉन्गरिंग, द सेम रेट्रिक इज कंटिन्यूइंग. इजाज़त दीजिए. गुड नाइट. अल्लाह हाफ़िज़.